गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखो, हमारी जो सारी डिस्कशन चल रही है अभी तक, वो है क्वेश्चन आंसर सेशंस के ऊपर। हमारा मेन टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। तो हम हर तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस डिफरेंट चैप्टर से लेके आ रहे हैं, जहाँ पिछले सालों से आए या किसी और सैंपल पेपर से मिले, उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं और उनको हम आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारा रिवीजन हो रहा है, जो कि हमें उम्मीद है कि ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, चाहे एमसीक्यू हैं, पैराग्राफ्स हैं, असर्टिव रीजनिंग हैं। और हम स्टूडेंट्स को बार बार कह रहे हैं, भाई इस समय को वेस्ट नहीं करना, समय का यूज़ करना है और हमें अपने माइंड को स्टेबल रखना है और सोचना है, सोच के आंसर करने हैं। जल्दी नहीं करना, समय मिलेगा आंसर करने का। कोई भी शॉर्टकट्स तरीके ना निकाले जाएं, कोई भी गैस वर्क करने की कोशिश ना की जाए। ये हम स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं और उन्हें ये भी बता रहे हैं कि आप अपनी स्टडीज़ को रेगुलर रखिए, कांस्टेंट रखिए, कंटिन्यूस रखिए, लेकिन कंसिडरिंग कि जो कंडीशन इस समय हालात हैं, अपनी हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर स्टूडेंट्स। तो आप अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए और सिंपल खाना खाइए, गर्म पानी पीजिए, गरम गरम चीज़ें ले सकते हो, जिससे कि आपको ऑलरेडी मेडिकल वाले बता रहे हैं, उसी को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाएगा तो इस समय अवेलेबिलिटी नहीं है हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी। जो भी वो कर रही है वो सामने दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। गलत लोग भी मिसयूज कर रहे हैं इस चीज़ का। तो हमें तो अपने आप को बचाना है स्टूडेंट्स, और अपनी तैयारी करनी है स्ट्रॉन्ग। माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है। दो बच्चे डिप्रेशन में चले गए, अब उनको यही समझा रहे हैं कि आप अपने माइंड को पावरफुल रखो, स्ट्रॉन्ग रखो भैया। और आप अपनी स्टडीज को नहीं छोड़ो, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ है, हमें स्टडीज। अगर हम स्टडीज करते रहेंगे स्टूडेंट्स, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि हमारी जो अटेंशन है ना, वो अपने फोकस रहेगी सारे जो भी हम स्टडीज कर रहे हैं। तो अब हमारा देखो, क्वेश्चन आंसर सेशन, फिजिकल केमिस्ट्री हमने चूज किया सबसे पहला पार्ट, इसलिए चूज किया स्टूडेंट्स कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हमें समझना है बातों को। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कुछ फार्मूले भी होते हैं, और मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा बताया कि देखो, फार्मूले जो होते हैं स्टूडेंट, इनका डेरिवेशन नहीं आएगा पेपर में ज़्यादातर। इनका यूज होने वाला है, इनको हमने एक बार डिराइव कर लिया तो हमें याद ही होने चाहिए फार्मूले, जिससे हमारा टाइम सेव होगा। इनको लर्न कर लिया आपने स्टूडेंट, और इनको आपने कॉपी पे नोट कर लिया, और जिस टेबल पे पढ़ते हैं उसके ऊपर आप स्टिक कर सकते हैं ये फार्मूले, ताकि आपको ये याद हो जाएं। इससे हमारा समय बचेगा। जितने भी आप एग्जाम दोगे स्टूडेंट्स नीट के, और ये सब में फार्मूले यूज होने वाले हैं, इतना समय नहीं मिलेगा। तो हमें ये सब लर्न कर लिया और इनका हम यूज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हर जगह डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो बेसिक चीजें हैं, वो कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं वो हमें आनी चाहिए, उनको आपने अच्छी तरह समझना है और उनको सोचना है। थिंक, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ी बात है, थिंक करिए स्टूडेंट, सोचिए। जो अगर थिंक नहीं करोगे तो कोई भी आंसर नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए सोचिए, पे अटेंशन स्टूडेंट। अटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमारी जो लर्निंग होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अटेंशन वी गिव स्टूडेंट। और हमारी अटेंशन नहीं है तो हमें समझ नहीं आएगा। और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ज़्यादा समय लगेगा क्वेश्चन को समझने में, और कम समय लगेगा उसे सॉल्व करने में। अगर समझा ही नहीं तो फिर हम आंसर कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। देखो, अब हमारे पास कई तरीके के क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ये देखिए, एक स्क्रीन पर आ गया,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। देखो बार बार हमने कहा कि आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं, बताइए जल्दी से स्टूडेंट, 30 सेकंड का वक्त है। Those solution which follows Raoult's law at all conditions of temperature and आप pressure. बताओ कि देखो जब कोई कोई वर्ड यूज होता है, मैं कह रहा हूँ इसी को तो समझना है हमें, बाद में सोचेंगे क्वेश्चन क्या है। तो कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं जो आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे? किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये सोल्यूशन आइडियल बनेगा या नॉन आइडियल बनेगा? स्टूडेंट अब क्वेश्चन ये आ गया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सोल्यूशन आइडियल बनेगा या नॉन आइडियल बनेगा स्टूडेंट्स? Nature of the solute and the solvent. ये हमने आपको कई बार बताया, तो आपने बार बार देखा ए और बी इंटरेक्शन, BV interactions. और अगर ए बी इंटरेक्शन स्टूडेंट सिमिलर है तो ये क्या होगा कि जब ये मिक्स करूंगा मैं तो वो इंटरेक्शन सिमिलर है, इसलिए वो जो सोल्यूशन है वो एक आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमें समझना है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो हम हमारे आंसर्स जो है आसान हो जाएंगे। तो कौन सी चीज इनकरेक्ट है? आइडियल सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन आइडियल है तो क्या उसमें हीट निकलेगी? No sir. कोई हीट चेंज होने वाली है? No. तो ये तो ट्रू है। सही है. डेल्टा वी मिक्स होगा। Yes sir. True. अगर 10 और 10 मिलीलीटर लूंगा तो 20 मिलीलीटर ही बनेगा। तो ये तो Yes है sir. नहीं कि वॉल्यूम बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो डेल्टा पी जो होता है ऑब्जर्व्ड माइनस पी P कैलकुलेटेड, calculated is equal to 0. Yes sir. True. इसमें क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा जी मिक्स क्या जीरो होगा? No sir. देखो ये डेल्टा जी मिक्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डेल्टा जी किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स? देखो डेल्टा जी मिक्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा स्टूडेंट? ये फॉल्स है। अब इसका रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए, ऐसे ही बोल देंगे क्यों क्यों नहीं होगा। क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मूला होता है, अच्छा, और डेल्टा एस नॉन जीरो है यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन के लिए. ये तो चेंज हुआ नहीं, ये भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन डेल्टा एस क्या होगा? एंट्रोपी क्या होगी जब दो चीजों को मिक्स कर दोगे? तो एंट्रोपी तो चेंज हो जाएगी। यस सर. तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब सोल्यूशन बनेगा दो चीजों का, तो इसलिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात सही नहीं है। कहने का मतलब क्या होता है कि हम हर चॉइस के ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं पेपर में, ये शो कर रहे हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन ये आ गया कि आपका आइडियल सोल्यूशन है तो डेल्टा एच जीरो क्यों होगा। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे बनता है, कोई जरूरी थोड़ी है मैं चार चॉइस दे रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, वेरिएशन कहते हैं इनको। तो इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट, हर चीज को डिकोड कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ही आंसर करी जा रहे हैं आंख बंद करके, ऐसे आंसर नहीं होते स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ मोलैलिटी ऑफ ए dilute solution is doubled, the value of molar depression constant will kf will be, molar depression constant kf will be, क्या होगा इसकी वैल्यू को स्टूडेंट? उसकी वैल्यू इट विल रिमेन अनचेंज्ड, इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा. ये फार्मूला क्या लिखा था हमने? डेल्टा टी डेल एफ टी इज एफ इज इक्वल टू के के एफ एफ इंटू एम. इंटू एम। तो के एफ इज डेल्टा टी एफ बाई पर मोलर है, पर मोलर है। अगर ये वन कर दूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन के एफ होता क्या है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट? नेचर ऑफ द सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट? इस सॉल्वेंट के ऊपर। अगर सॉल्वेंट चेंज कर दूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉल्वेंट को चेंज करूंगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। इसका इसका यूनिट क्या बताया था हमने? अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ के एफ। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन। केल्विन केजी पर मोल. तो क्या यूनिट बने इसके? केल्विन है। केल्विन केजी पर और मोल. ये क्या होता है? केजी पर मोल। ठीक। मोलैलिटी क्या होती है? मोल पर केजी। यस सर. तो फिर उसका यूनिट क्या बना? मोल
पर के जी स्टूडेंट, तो ये क्या बन गया, केल्विन मोल इनवर्स और के जी। तो इसीलिए ये इसमें आ गया, तो इसका कोई इस पे डिपेंड करने वाला नहीं है मोलैलिटी के ऊपर। के एफ इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखा, सॉल्वेंट को चेंज करने से ये चेंज हो गया, क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के एफ और के वी हमने दिखाए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक फार्मूला दिखाया था आपको। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट। देखो, क्वेश्चन समझने के लिए हमें समय चाहिए होता है, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने हर बार स्टूडेंट को कहा है, देखो जल्दबाजी में आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपका एक नंबर जाएगा। आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं नीट का, उसमें भी जाएगा। आपको क्या जल्दी है, अभी आपके पास समय है। आप पहले वर्कआउट कर लीजिए, अपने माइंड में करो, जहां भी करो, तभी जाके हम आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करिए स्टूडेंट्स, जब तक आपने सॉल्व नहीं किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टेम्परेचर एट विच 10% ऑफ एक्वस सोल्यूशन of glucose will show osmotic pressure of 16.4 एटमॉस्फेयर। आर की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स, तो फार्मूला क्या है इसका? I is equal to CRT. पाई वी इज इक्वल टू, पाई वी इज इक्वल टू, ठीक है, CRT number सी आर टी या एन N टू आर टी। RT तो पाई इज इक्वल टू एन टू बाई वी आर टी। VRT तो एन टू कितना है, मोल्स कितने हैं, 10% कह रहा है, तो 10 upon और 180 है ग्लूकोज का, 180 180। तो वॉल्यूम कितना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू रखनी volume पड़ेगी। will show 10% तो कह रहा है वो सोल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम है। तो 100 मिलीलीटर अगर सोल्यूशन है, तो लीटर में कितना होगा? 100 into 10 raised to power minus 3 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.082 liter atmosphere per Kelvin per mole. लीटर है, एटमॉस्फियर है, मोल है, केल्विन है। Kelvin है। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर तम हमें निकालना है। निकालना है। और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 16.4। 16.4 तो कितना आंसर आ रहा है, एटमॉस्फेयर। ये कैलकुलेशन ही रह गई। इसका आंसर आएगा 360 केल्विन डी। डी आ रहा है। यस सर। मतलब मेरा ये शो करने का है कि देखो, जो पहले एमसीक्यू क्यों आते थे, किसी टाइम पे ऐसा लगता था बस ऐसे ही इनका आंसर कर देंगे, पर अभी तो इनमें सब में कैलकुलेशंस हो रही हैं इनवर्ड। कोई ना कोई फार्मूला लग रहा है, मैंने इसमें लिखा कि फार्मूले देखो हमें पता होने चाहिए, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आए और सब जगह आए कि आपके फार्मूले यूज होंगे डायरेक्ट, अगर आपको समझ आ गई तो आप उसको कर लोगे। तो ये फिर आ गया आपका आंसर। अच्छा, कैलकुलेशन करनी है हमें, मतलब ये, उसके बिना कोई आंसर नहीं करेंगे। अब ये कह रहा है विच हैज द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। ग्लूकोस है, ये 1 मोलर NaCl है, ये क्या बनाएगा? ये 1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड है, ये क्या बनाएगा? आपका क्या आंसर निकला फिर इसमें, ये क्या है बनाएगा? Which has the highest freezing point? It will be 1 molar glucose. देखो, डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में। देखो, ये जानबूझ के उसने हाईएस्ट बोला, लोएस्ट नहीं पूछा। देखो, ये लोएस्ट भी पूछ सकते थे पेपर में, अब यहाँ पे मैंने कहा था ना हर वर्ड को समझना है। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता स्टूडेंट, नंबर ऑफ, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो सबसे ज्यादा इसके है, इसका सबसे ज्यादा डिप्रेशन होगा। अगर वो Yes पूछता sir. लोएस्ट, डिप्रेशन मैक्सिमम इसका है। लोएस्ट पूछता तो यहाँ पर आता मैं। और फिर इसमें तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है,
ठीक है, यस सर। तो इसमें तो हुआ ही नहीं डिसोसिएशन, तो फिर इसका फिर फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा, और लोएस्ट पूछता तो किसका था फिर? लोएस्ट पूछता तो ये हो जाता ALF3। तो क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, होते हैं पेपर में, यही बता रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन को वो चेंज करके आपको दे देते हैं। मतलब क्वेश्चन उनके पास होते हैं, उनको थोड़ा वेरिएशन करते हैं। तो अगर हमने मतलब समझ लिया, फिर हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ड को समझना जरूरी है। ये हाईएस्ट लिखा है या लोएस्ट लिखा पेपर में, स्टूडेंट कई बार वो कहता है व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, कहीं वो कहता है व्हाट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फिर हमें सोचना है कि रॉन्ग कौन सी है और करेक्ट कौन सी है। अब कह रहा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस गिवन। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे, बताओ कितने टाइप का सॉल्यूशंस पढ़े थे तुमने? 3 टाइप्स, हैं? gaseous gaseous solutions, liquid solutions and solid तो solutions। वो कितने टाइप के टोटल बने थे? फिर उनमें थे तीन एक तीन ईच डिस्पर्शन में, मीडियम होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है। टोटल 9 बने थे। हमने आपको बार बार बोला डिस्पर्स्ड फेज होता है स्टूडेंट, और डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर आ गए। तो इसमें देखा था आपने, अगर ये मीडियम लिक्विड है तो ये सॉलिड लिक्विड गैस हो सॉलिड गया, और अगर डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है तो भी ये सॉलिड लिक्विड और गैस लिक्विड हो गया। गैस हो गया। और फिर अगर अगर गैस है, गैस है तो फिर क्या इसमें सॉलिड डालोगे, लिक्विड लिक्विड डालोगे, और गैस में गैस। गैस डालोगे, तो इस तरह से इसको क्या बोला था उसने, लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस, और ये गैसियस। गैसियस सॉल्यूशंस। देखो ये सारा रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, इसलिए कि हमें मतलब आप समझे कि सॉल्यूशंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं। जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उसी के नाम से सॉल्यूशन को हमने रखा था। डिस्पर्शन मीडियम जो होता है उसी के नाम से इनमें का लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन है। चलो हम इतनी हमें पता है, हमारा रिवाइज हो गया। अच्छा रिवाइज हो गया। एक टेबल होती है, उसको याद करना जरूरी है, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक नंबर का हर साल आता है। अब वहां भी हम गलती करके आ जाते हैं, क्योंकि अब पता नहीं इतना लंबा टेबल है, स्टूडेंट कह रहे हैं सर समझ नहीं आई, गलती हो गई। तो अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो फिर कुछ मेमोरी पार्ट भी है केमिस्ट्री में, मैं ये नहीं डिफाइन कर रहा कि हमें पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं भी भूल जाऊंगा। माइंड तो सबका सेम है। आज मैंने याद किया तो हो सकता है मैं 6 दिन बाद मुझे भी भूल जाएगा, लेकिन अगर मेरे पास बार बार मैं करता रहा तो फिर मेरे माइंड में वो बात बैठ जाती है। अब यहाँ पे सोडा वाटर है स्टूडेंट। अब बताओ कि सोडा वाटर किस टाइप की चीज है, सोडा वाटर में क्या होता गैस एंड लिक्विड होता है। है? एक गैस होती है, कौन सी गैस होती है सोडा वाटर में? कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड है। अब ये बातों को समझ रहा हूँ मैं, कहाँ पर है ये? सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड है गैस, कहीं? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, फिफ्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर ए आ गया, चलो। और शुगर सोल्यूशन, शुगर क्या है? सॉलिड इन लिक्विड। शुगर एक सॉलिड होती है और एक लिक्विड है। लिक्विड में है। बताओ है कहीं थर्ड ऑप्शन, थर्ड में क्या है? सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो लिक्विड। यहाँ पर भी आ गया। बी। अच्छा। फिर अब है जर्मन सिल्वर है, ये जर्मन सिल्वर की कंपोजिशन ही पूछी थी एक बार उसने पेपर में। अब क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर में स्टूडेंट्स? ये कहलाए है किस चीज का है, इसमें क्या क्या होता है जर्मन सिल्वर स्टूडेंट? इसकी उसने कंपोजिशन पूछी थी एक बार। कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। इसको चेक कर लेना एक बार, जर्मन सिल्वर। तो ये क्या है? ये है सॉलिड एंड, ये बनेगा सॉलिड एंड सॉलिड। ये एलॉय कह रहा हूँ। तो एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? यही होते हैं। फोर्थ ऑप्शन। कहाँ पर आया सॉलिड इन सॉलिड? फोर्थ। तो ये सी आया फिर। उसके बाद एयर क्या होती है? एयर में कौन गैस कौन एंड सी गैस, गैसेज हैं आपके पास? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कुछ ऑक्सीजन। और भी हैं जैसे आर्गन वगैरह, इस तरह। और CO2 वगैरह, ये सब गैस ही हैं, छोटी छोटी हैं, कुछ ज्यादा। ये कहाँ पर आया? सेकंड ऑप्शन, गैस इन गैस। गैस एंड गैस। अच्छा, यहाँ पे डी आया। अब और क्या रह गया?
हाइड्रोजन गैस एंड पैलेडियम। ये गैस है, हाइड्रोजन गैस इन गैस, ये हो जाएगा गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन किस तरह से देता पेपर में उसकी मर्जी है, मतलब ये यहाँ पर रिवीजन हो रहा था इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया था, ये एग्जाम्पलर में दिया उसने, इसलिए कि यहाँ पर हमें पता लग गया कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, कैसे बनते हैं। और वो ये पूछ ले कि भाई इनमें डिस्पर्स्ड फेज बताओ और डिस्पर्शन मीडियम बताओ, तो भी हम बता सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा ये आता है कि कोई भी चीज वो देगा, आपको बोलेगा डिस्पर्शन मीडियम बताओ और डिस्पर्स्ड फेज बताओ स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन आने वाला है। उसने मिल्क का पूछ लिया, पेंट का पूछ लिया, बटर, इस तरह से पूछे। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ। अब ये असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स को। एक स्टेटमेंट है और ये उसकी रीजन है, क्या दोनों सही है गलत है, क्या ये सपोर्ट करती है उसको, इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कशन किया। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर। पहले इनको पढ़ लो, कहीं चेंज कर देगा एग्जाम में। एक स्टूडेंट कह रहा है जी ये तो हर बार सेम आ रहा है, मैंने बोला कि भाई यहाँ पे सेम आ रहा है, हो सकता है वहां पे सेम ना हो। ये पढ़ लेना, कहीं ऐसे ही सोचना कि ये सीक्वेंस कोई फिक्स्ड नहीं है, सीक्वेंस को मैं चेंज कर सकता हूँ, ये सोच लेना। ये ट्रिक होती है हर जगह, कोई ये रूल थोड़ी है कि ऐसे ऐसे ही लिखेंगे वो, कुछ भी लिख सकते हैं। असर्शन रीजन करेक्ट, असर्शन रीजन बहुत करेक्ट बट रीजन, असर्शन करेक्ट बट रीजन, असर्शन एंड रीजन Choose बोथ the आर इन, correct- देखो अब इनकरेक्ट आ गया यहाँ पर, ई आ गया, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन, में 5 चॉइसेस आ गई। Yes, sir. तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई रूल नहीं है स्टूडेंट्स, तो फिर हमें तैयार रहना पड़ेगा, इसको पढ़ना जरूरी है। कहीं वही मैं सोचूं, जो मेरे ज्यादातर क्वेश्चन सैंपल पेपर में देखे वो 4 चॉइसेस हैं, सीबीएसई ने भी जो दिया वो भी 4 है, तो उसी के बेस पे मैं बैठा रहूं, नहीं। अब इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, assertion when methyl alcohol is added to water student, boiling point of water increases, क्या ये बात सही है? Uh, yes, sir. सही है। क्या सही है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर स्टूडेंट्स, क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्या इंक्रीज कर जाएगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज कैसे कर जाएगा बॉइलिंग पॉइंट? मिथाइल अल्कोहल का तो अल्कोहल है, एक लिक्विड है अल्कोहल, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का तो 100 है, इसका तो कम है अल्कोहल का, तो फिर ये इंक्रीज कैसे हो जाएगा? ओके। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे हो जाएगा, यही तो पूछ रहे हैं स्टूडेंट। डिक्रीज हो जाएगा इसमें, ठीक है। कौन से पूछे हमने, दिखाए थे कुछ एजियोट्रॉप बने थे शायद सोल्यूशन में। अरे ये कोई नॉन वोलेटाइल थोड़ी है, ये दोनों वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट थोड़ी है इसमें जो मैंने डाला। यस सर। तो फिर ये स्टेटमेंट बोलो, गलत है सही है? गलत। फॉल्स है। When a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point takes is observed. फॉल्स, ये भी फॉल्स है। Volatile solute कह रहा है, यस सर, फॉल्स है। ये भी फॉल्स है। यस होता सर। क्या है कि when a non-volatile solute is added to a solvent, there is a elevation in boiling point. तो फिर ये कौन सा बना डी। है? डी ऑप्शन। दोनों बोथ आर इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। बोथ आर इनकरेक्ट। तो डी है। तो इसलिए मैंने ये देखा कि भाई इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन चेंज कर देगा पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइसरीन
in a solution containing 36 gram of water and 46 gram of glycerine. 36 ग्राम वाटर है और 46 ग्राम ग्लाइसरीन है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे ग्लाइसरीन की? मोल फ्रैक्शन किसकी निकालनी है? ग्लाइसरीन की। तो फार्मूला क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लाइसरीन ग्लाइसरीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन प्लस वाटर। वाटर के और ग्लाइसरीन के। तो ये निकालना पड़ेगा जरा, कैसे निकालोगे? तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो कितना आ रहा है मॉलिक्यूलर मास इसका? मॉलिक्यूलर मास होगा ग्लिसरीन का कितने ग्राम दिया है? 92। ग्लिसरीन कितने ग्राम दिया स्टूडेंट? 46 46 ग्राम है, तो कितना है इसका? 46 अपॉन C3H5OH3 कितना आया? 92। 92 ग्राम पर मोल आया। तो ये हो जाएगा 0.5। 1/2 आया। यस सर, अच्छा, 0.5। और वाटर का कितना आया? वाटर का 36 अपॉन 18। 2 मोल आए। 2 मोल्स। तो फिर कितना आंसर आ रहा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.5 हो कितना जाएगा है? 0.20। सी ऑप्शन। कितना आंसर आया? सी 0.20। 0.20 आ रहा। यस सर। कैलकुलेशन है 5/25.2। चलो ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ी हमें, ऐसे तो हमें समझ नहीं आया क्वेश्चन। हो क्या रहा है कि देखो, स्टूडेंट्स समझते हैं कि बस क्वेश्चन दिखे और उसको आंसर कर दें, और जब वर्क करना पड़ता है तो बहुत सारे स्टूडेंट सरेंडर कर देते हैं, मतलब वो समझते हैं कि इतनी ताकत नहीं लगाना चाहते। भाई 2 × 2 तो किसी को पूछोगे था जी 4 हो गया। अब मैंने पूछा 23 × 24 बताओ, तो अब स्टूडेंट रुक गए। अब भाई यहाँ तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अब माइंड क्या होता है हमारा? हमारा माइंड इजी चीजें करना चाहता है, कंफर्ट जोन में रहता है। और यहीं पे यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी सभी, जिनको प्रैक्टिस नहीं है हार्डवर्क की, वो आउट है। जो प्रैक्टिस कर लेते हैं उनको एग्जाम इजी हो जाता है। ये बेसिक है लाइफ का। जो टीम ने अच्छी प्रैक्टिस की है, जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत पसीना निकलता है भाई, बहुत टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं प्लेयर्स। लेकिन फिर जब वो मैच में जाते हैं तो बहुत इजीली खेल लेते हैं। और जिसने प्रैक्टिस नहीं की, सॉकर की गेम चल रही है, तो वो तो वहीं कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि एक बार बॉल इधर गई और 1 सेकंड में बॉल दूसरी साइड गई। अब वो कैसे दौड़ेगा? अब अगर आपने बैडमिंटन का भी मैच देखा है, पीवी संधू का, तो भाई जिसके पास प्रैक्टिस नहीं है वो तो कोलैप्स हो जाएगा। एक बार शटल कॉक इधर गई, एक बार आगे एक बार पीछे ले, वो तो खत्म। तो उसने हार्डवर्क किया है, प्रैक्टिस की है, तो वो पावर है। यही हम कर रहे हैं, और तो कुछ कर ही नहीं रहे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन को ज्यादा समय लग रहा है, तो लगने दो। इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि हमने क्या बोला, जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो क्वेश्चन। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 100% आंसर मिलेगा। अगर मैं ऐसे ही कुछ भी लिख दूं तो क्या आंसर है? कुछ भी नहीं। तो गैस वर्क नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। आउट ऑफ मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर स्टूडेंट। अब ये मोलार। नॉर्मेलिटी है, मतलब समझो, ठीक है। यस। अब मैं बताइए डेफिनेशंस, अगर कोई भी टर्म लिखता हूं, मैं कह रहा हूँ भी पहले समझ लो। डेफिनेशंस पता है तुम्हें? मोलैरिटी क्या होती है स्टूडेंट? मोलैलिटी क्या होती है स्टूडेंट? नॉर्मेलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? मोल फ्रैक्शन क्या होती है? ये चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं स्टूडेंट। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस वी यूज दैट। अब क्या कह रहा है?
दोज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो इसको मैं अभी आंसर को देख ही नहीं रहा, तुम बता दो इनमें से कौन सी हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती स्टूडेंट्स। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मोलालिटी नहीं करता। मोलैलिटी को मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है, और वो डिपेंड नहीं करता, और मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता। एक्स और एम, ये का ही होता है। तो कौन सी टर्म दिख रही है यहाँ पे चारों में से स्टूडेंट? अब मैंने आंसर्स पढ़ने शुरू किए हैं। थर्ड ऑप्शन। ये एम और ये का ही मोल फ्रैक्शन है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती स्टूडेंट्स, ये भी बता दूं। क्योंकि इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम का टर्म नहीं आता। तो वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर। ये कह रहे हैं। किसी भी चीज का आपने देखा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें समझना, बड़ी बातें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे अभी। कोई भी आपका पेपर है वो सारी छोटी छोटी बातों पर ही आएगा, अभी से ही बता रहा हूँ आपको, बड़ी बातें नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी की जिसने एक एक लाइन और एक एक वर्ड नहीं पढ़ा, और एक एक टेबल और एक एक ग्राफ को नहीं समझा, तो उसे मुश्किल आएगी। कोई भी चीज, कोई इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट, उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं, हमें समझ लेने चाहिए। और अगर हमने समझ लिए तो फिर हमारा पेपर आसान है। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाई एन आइडियल सोल्यूशन। नॉट सेटिस्फाइड कह रहा है ये। ओके। डेल्टा वी। डेल्टा एच तो जीरो है, ये तो डेल्टा सेटिस्फाइड है। है। ये भी सेटिस्फाइड है। राउल्ट्स लॉ ऑफ है, ये भी सेटिस्फाइड है। ये सब। डी ऑप्शन। तो एजियोट्रोप्स जब बन जाते हैं तो स्टूडेंट, व्हाट इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल फॉर्म आइसोटोप, ये क्वेश्चन आ गया। देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में। कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन टू फॉर्म एजियोट्रोप। क्या आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप बना सकते हैं स्टूडेंट? नो सर। तो एजियोट्रोप कौन से सॉल्यूशन बनाते हैं? जो नॉन नॉन आइडियल आइडियल। होते हैं। और दो टाइप की लिखी थी, क्या क्या लिखा था? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एंड मिनिमम बॉइलिंग यहाँ पे एज़ोट्रोप। क्वेश्चन आने वाला पेपर में, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितना रिवीजन चल रहा है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कौन सा होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ये मैक्सिमम है तो वो नेगेटिव है, उल्टा देखो मैंने इस चीज से याद कर लिया, नेगेटिव डेविएशन होगी फ्रॉम रावर्ट्स लॉ। यहाँ पे कंफ्यूजन है, स्टूडेंट्स उल्टा लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, क्योंकि बात समझने वाली है। नेगेटिव डेविएशन होगी, जब नेगेटिव डेविएशन होगी तो क्या होगा? वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन है। तो वेपर प्रेशर बढ़ा तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप बनी, और मिनिमम पूछ लो। बॉइलिंग आइसोट्रोप होता है एक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है वो पेपर में। और ये पॉजिटिव कौन से होते डेविएशन। हैं? पॉजिटिव डेविएशन। लार्ज होती है, इनमें छोटी भी नहीं होती। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव अब डेविएशन। उसने एग्जाम्पल पूछे थे एक एक एग्जाम में, वो कह रहा है एक एक एग्जाम्पल बताओ डेविएशन। देखो क्वेश्चन कितनी वैरायटी होती है, एग्जामिनर के पास पावर होती है, किसी को भी चेंज करेगा। जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप होता है उसका एग्जांपल है 95% सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर। बाई मास है या बाई वॉल्यूम है? बाय वॉल्यूम है। और दूसरा कौन सा था? और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप का होता है 68% नाइट्रिक एसिड इन 32% वाटर। एंड वो होता है बाय मास। देखो ये क्वेश्चन आप इसको अच्छी तरह पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से मैंने कितने सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। हर कंपटीशन में भी दिखेंगे आपको, ऐसे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज को चेंज करना बहुत आसान है, क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, रीजन रिजल्टिव से लेके एमसीक्यू से लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा समय मिलेगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन हम कर लेंगे, और उतना ही हम इस अपॉर्चुनिटी, एडवर्सिटी इन अपॉर्चुनिटी
क्या कर रहे हैं हम, एडवर्सिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी में। स्टूडेंट ये एक बेसिक ऑफ लाइफ है, यही स्टूडेंट्स को समझा रहा हूँ, जो स्टूडेंट परेशान है भाई। अब जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए गलत है, लेकिन गलत को सही करने के लिए हम उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज्यादा समय तो ज्यादा स्टडी करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आंसर करेंगे और 100 आउट ऑफ 100 ले जाएंगे। वैसे हमारे 100 नहीं आ नहीं रहे थे, अब आ जाएंगे। तो फिर आपने तो अपना काम कर लिया, वैसे तो 100 आ नहीं रहे थे, अब आ जाएंगे। बात समझे? तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना है, यही लाइफ है। सारी चीजें हमारी मर्जी से ना होंगी ना चलेंगी, ना हमें जो चाहते हैं वो मिलेगा लाइफ में। तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। स्टूडेंट जितना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलती है। समय लग सकता है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। ये हमारी स्टोरी है। सभी के साथ होता है, कोई ये नहीं कि एक के साथ होता। बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो भी गिर जाते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। हर बार उनको गोल्ड मेडल नहीं मिलते ओलंपिक्स में, हर साल कोई नया आ जाता, लेकिन वो कोशिश नहीं छोड़ते, फिर 6 साल बाद फिर जीत जाते। तो ये स्टोरी है लाइफ की, हमें करना है। कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड एथेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, मिक्सचर शोज नो डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, नेगेटिव दैट सोल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। यहाँ पे क्या हुआ है, किस टाइप का डेविएशन हुआ है स्टूडेंट? It will be positive deviation. लेस हो गया ना। Yes, sir. तो फिर वो बढ़ना चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन होगा क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया स्टूडेंट, उसका सोल्यूशन का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई थी ना। क्या हुआ था इसमें वाटर और एथेनॉल में? ये जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो किसके बेस पे हमने की थी इनमें सारी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो गई थी इसमें। जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट, जब उसमें अल्कोहल डाल देता हूं तो वो डिक्रीज होती है या बढ़ती है? कम हो गई थी ना। कम हो जाती है। कम हो जाती है तो उससे क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ज्यादा वेपर बनेंगे, तो पॉजिटिव डेविएशन होगी। हर चीज को समझना है, इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। अब क्या आ गया स्टूडेंट्स, विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट कह रहा है, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। 1 ATM पर किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा स्टूडेंट? 0.1 मोल ACl है, 0.1 मोल यूरिया है, कैल्शियम क्लोराइड है, AlCl3 है स्टूडेंट। किसका होगा? जब हम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है? जब आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं स्टूडेंट वोलाटाइल लिक्विड में, तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट को? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था हमने। यस। तो ये तुमने कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जितने ज्यादा आयंस बनने वाले हैं टूट के, जितने पार्टिकल ज्यादा बनने हैं उसका ज्यादा होने वाला है। यस सर। तो फिर इसमें क्या आंसर हुआ हमारा? केसीएल में 2 बन रहे हैं। आधा। इसमें कितने पार्टिकल बन रहे हैं?
It will be KCl. यूरिया में कितने बन रहे हैं? यूरिया इसका फार्मूला क्या है यूरिया का स्टूडेंट्स? इसमें कितने बन रहे हैं? यूरिया यूरिया क्या होता? यूरिया इज NH2CO NH2. ये होता है? Yes sir. तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, Non-electrified. ये तो टूटता ही नहीं। तो फिर सबसे ज्यादा किसका होने, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होने वाला? यूरिया का होने वाला है। ये आंसर आने वाला। ये आ चुका है पेपर में क्वेश्चन, इसलिए लिया गया क्वेश्चन। कई बार कंसंट्रेशन भी वो चेंज कर देता। ऐसा क्वेश्चन एक आने वाला पेपर में, क्या करेगा ये, कंसंट्रेशन भी चेंज कर दूंगा मैं। 0.1 कर दी, 0.1 मोलर कर दी, 0.01 कर दी, इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन को समझने पड़ेगा फिर आंसर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 0.0821 atm at a temperature of 300 Kelvin. Osmotic pressure solution at a temperature of 300, the concentration in moles of liter will be। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है इसमें क्या? यस ऑस्मोटिक प्रेशर है ना ये 0.0821. अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज 0, ये तो दे रखा है ना। I is equal to 2 CR 0.081 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. तो निकालना क्या है? C सी निकालो फिर, फार्मूला पता ही है, पाई इज इक्वल टू सी 2 आर टी। CRT. चलो रखो वैल्यू, सी निकालना। 0.0821 एटमॉस्फेयर है, सी निकालना है। आर की वैल्यू क्या है? 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर मोल पर केल्विन। ये आएगा और 300। C. C ऑप्शन 0.3 into 10⁻⁻². ये तो कट रहे हैं, ठीक है, ये कट रहे हैं। यस सर. तो सी क्या आ रहा है? 1/300, 1/3 × 10⁻² आ रहा है। कितनी आई फिर? C ऑप्शन. 0.3 × 10⁻²। अच्छा, सी ऑप्शन आ गया। चलो आंसर सी आ गया स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है स्टूडेंट। पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर वाइल इन बॉइलिंग एग। स्टूडेंट ये क्या करते हैं अंडा उबालने के समय? वो देखा है जो बाहर अंडे बेचते हैं, यस सर. यस सर. वो क्या करते हैं, अंडा उबालते उबालते उसमें ये थोड़ा साल्ट डाल देते हैं। इससे क्या होगा? It will be increase the boiling point. तो ये NaCl क्या करेगा? इट विल एलिवेशन हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था और इसको आपने ऐड कर दिया स्टूडेंट वोलेटाइल सॉल्वेंट में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर है? क्या हो गया? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, Yes sir. तो B. बी आंसर आया। अच्छा, ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स एक वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई होता। ये क्या होता है स्टूडेंट वॉन्ट ऑफ फैक्टर? कहाँ पर पढ़ा था हमने वॉन्ट ऑफ फैक्टर स्टूडेंट्स? जब वो Want of वॉन्ट ऑफ, abnormal molar mass में पढ़ा था. हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ था? एबनॉर्मल हो गए थे मोलिकुलर मास। क्यों हुए थे? क्योंकि वो
या तो जो सल्यूट होते हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। या फिर एसोसिएट हो सकता तो उसको अकाउंट करने के लिए स्टूडेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाती है। तो मॉडिफाइड इक्वेशंस बना दी थी वॉन हाफ ने। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स बिफोर, इस तरह से उसने एक वैल्यू दे दी थी। तो क्या फार्मूला भी दिया था हमने उसका, और फार्मूला डिराइव भी किए थे। क्वेश्चन में है। यस क्या सर। लिख रहा है? Want a factor accounts for degree of solubility of solute, extent of dissociation of solute, extent of dissolution, the degree of decomposition of the solution students। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बी। इन चारों में से अप्रोप्रिएट कौन सा है? बी, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन भी हो सकती थी अगर देता तो पेपर में, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता। तो यहाँ पर दो चीजें यूज की थी उसने, डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है सॉल्वेंट कौन से हैं उस हिसाब से होती है स्टूडेंट। डिसोसिएशन और हो जाती है जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, और वो एसोसिएट भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आ जाते हैं। तो इसने क्या कर दिया था, मॉडिफाई इक्वेशन कर दी थी हमारी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो वहां पर आप एनसीईआरटी में देखोगे मॉडिफाइड इक्वेशंस, आई फैक्टर उसने निकाला था जिसे कि इक्वेशंस को मॉडिफाई कर दिया गया था स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमें स्टोरी इसकी पता। ओके, अब ये कह रहा है विच रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट स्टूडेंट। अब ये फार्मूले ही हैं, हमने फार्मूले कहाँ पे निकाले थे स्टूडेंट? क्या क्या निकाला था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में निकाले थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने कहा था ना कि फार्मूले याद ही कर लेना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता, न्यूमेरिकल आना ही है इनके ऊपर। तो वैसे क्या था आपको पता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था, और डेल्टा टी फी के बी। तो यहाँ इनकी वैल्यू से अब आप फार्मूले निकाल सकते हो कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो आप बताइए कि चार चार फार्मूले सर हैं यहाँ। इसमें दो गलत फॉर्मूले हैं, बी और सी। सी तो इनकम्प्लीट है। ये तो पाई पाई वी इज इक्वल टू एंड आर टी भी होना चाहिए यहाँ पे। पाई वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। यस सर। ये भी गलत है। ये गलत है और बी भी गलत है यहाँ पे, मैम टू के क्योंकि का फार्मूला क्या बनना चाहिए था, के एफ 1000 W2/Δ TB। W2 होना चाहिए था, ऊपर नीचे हो गया है। तो ये भी गलत है। यस सर, बाकी सही है दोनों। वैसे भी ये के एफ लिखा हुआ है, ये डेल्टा टीबी लिखा हुआ है। यस सर। तो डेल्टा टीबी के साथ तो के भी आता है। तो बी तो गलत है और सी भी गलत है। सी भी गलत है। नॉट करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पेपर में, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन है। मोलर एलिवेशन डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है स्टूडेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूट पे नहीं है, सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका एक फार्मूला भी एनसीईआरटी ने दिया है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बेस पे उसने दिया है, और ये भी पता लगा यस सर। दोनों में से वैल्यू किसकी हाई होती है और किसकी लो होती है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट से होते हैं, एक के एफ भी होता है और एक के एफ होता है। तो ये सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पीज होती हैं, एक फ्यूजन वाली एंथैल्पी होती है और एक एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होती है स्टूडेंट। तो ये इस तरह से हमें पता लग जाएगा किसकी वैल्यू ज्यादा है। ये ज्यादा वैल्यू है तो फिर ये कम हो गया, यस सर। के बी और के एफ। अगर इनकी टेबल हम देखेंगे तो वैल्यूज में पता लग जाएगा किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन, विच वैल्यू के एफ और के बी लार्ज कौन सी होगी एंड वाई। कौन सी लार्ज होगी स्टूडेंट्स और क्यों होगी, क्या आंसर लिखोगे?
कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं। KF हायर होगी यहाँ पे। वो फार्मूला एक दिया हुआ है, उसको चेक कर लेना, इसलिए मैंने बताया, आप देख लेना, आपको मैंने बता दिया, ऑलरेडी बता दिया इसका आंसर। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको आपको डिस्कस किया गया, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बार बार बताया जा रहा है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर डीसेलिनेशन ऑफ वाटर इज, बताओ कौन सी प्रोसेस का यूज किया था डीसेलिनेशन ऑफ वाटर के लिए स्टूडेंट्स? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज किया था अपने स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। वेपर प्रेशर इज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो जैसे टेम्परेचर बढ़ा वेपर प्रेशर बढ़ा। एक इक्वेशन भी हमने डिराइव की थी स्टूडेंट, क्या नाम था, पढ़ लेना, आपको बताई थी। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज, किसके लिए यूज हुआ इथिलीन था? ग्लाइकोल यूज होता कहाँ था पे यूज होता है? ये जो रेडिएटर्स होते हैं उसमें डाला जाता है। एंटी फ्रीज। नीले नीले रंग का एक लिक्विड डाला जाता है। ऑल इंटरवेनिस इंजेक्शन मस्ट बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड, क्या ये ट्रू है? यस सर, ट्रू है। जब वैक्सीनेशन करोगे तो कैसे करोगे? अरे वो दवाई की वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो यस सर। वो जो पानी उसमें, पानी में थोड़ी मिला के डाल रहे हैं, कंसंट्रेशन तो बनाई है ना उन्होंने सेम जो आपके ब्लड की है, तो इंजेक्शन किया जा रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स आर लाइकली टू हैव हाई बीपी, फॉल्स। फॉल्स है। अरे डायबिटिक पेशेंट को होता ही है, ये वैसे क्वेश्चन हमारा नहीं है पर वैसे ही आ गया ये, एक तरीके से ट्रू ही होता है। कॉमन साल्ट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, फॉल्स। ये फॉल्स है। स्टेट द एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी, और मोलैलिटी ये आपको पता ही है, टेम्परेचर के ऊपर हमने बताई दिया। यस सर। डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी ये भी आपको पता है, ये भी पता है स्टूडेंट। और क्या है? टू लिक्विड्स ए एंड बी boil at 145 and minus, which of them has a higher vapor pressure at 80? अब 80 डिग्री पर किसका प्रेशर ज्यादा बनेगा? एक का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, एक का इतना है, ये 80 डिग्री पे वेपर किसके ज्यादा बनेंगे? ए ए विल बी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर ज्यादा बनने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे भी दिए जा सकते हैं, ये आपको दिखाने के लिए ये क्वेश्चन लाए गए कि भाई ये क्वेश्चन के ऊपर कोई एंड नहीं है, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। अगर आपको समझ आ रही है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आसानी से क्वेश्चन के आंसर कर दोगे। अगर आप रट्टेबाजी करके जा रहे हो तो फिर 0 मार्क्स हैं इस पेपर में, कोई भी पेपर में, मतलब कोई कंपटीशन भी नहीं पास कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो ये खत्म हुआ, चैप्टर भी खत्म हुआ, और इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन हुआ। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा जो मकसद है वो बहुत साफ है स्टूडेंट्स, की अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, समझ के उनके आंसर कैसे लिखने हैं। जहां पर भी छोटी मोटी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं दी जा रही, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें आएंगे वो, या इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके सामने दिखाए गए हैं। ओके, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास ओके, थैंक यू सर। में। ओके।